Hello students. So today we will discuss about learning concept, nature and domains. यानी कि अधिगम, अवधारणा, प्रकृति एवं डोमेन्स। माई सेल्फ नरेंद्र सिंह राणा। हम आज आपके अधिगम, उसका अर्थ, प्रकृति और अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। अधिगम यानी लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सेंटर पॉइंट होता है। यानी कि एक तरह से हम शिक्षा और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द्वारा जो भी सब करते हैं वो लर्नर के लिए ही होता है। इस दृष्टि से भावी अध्यापक होने के नाते आपके अधिगम की अवधारणा से परिचित होना अति आवश्यक है। जब आप लर्निंग के बारे में जानेंगे तभी आप अच्छी तरह से अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। इसे हम दो तरीके से जानेंगे। पहले अधिगम का अर्थ, मीनिंग ऑफ लर्निंग, उसकी परिभाषाओं की जानकारी, तथा फिर प्रोसेस ऑफ लर्निंग कैसे होती है। अधिगम या सीखना एक आम प्रचलित प्रक्रिया है। जन्म के बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ करता है तथा जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहता है। इसे हम इस एग्जाम्पल के द्वारा जान सकते हैं कि बच्चा जब कोई लैंप की लौ या जलती हुई तीली को छूता है तो उसका हाथ जल जाता है। यह उसके लिए एक पेनफुल एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन इससे वो यह भी सीख जाता है कि कोई जलती हुई वस्तु या कोई गर्म वस्तु या आग से दूर रहना है। इस तरह से एक पेनफुल एक्सपीरियंस से भी उसके अंदर लर्निंग आ जाती है। इसकी कुछ परिभाषाएं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं। उनमें सबसे पहले गार्डनर मर्फी हैं। इनके अनुसार सीखना या अधिगम शब्द में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित हैं। द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर इन्होंने इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स के बारे में फोकस किया है। इन्वायरमेंटल यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशल इन्वायरमेंट। तो सोशल इन्वायरमेंट और फिजिकल इन्वायरमेंट की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं तो वही लर्निंग होती है। तो हमारे व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। दूसरी परिभाषा का गेट्स एंड अदर्स की है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। गेट्स ने बिहेवियर मॉडिफिकेशन को एक्सपीरियंसेस के थ्रू जानना बताया है। यानी कि हम अपने व्यवहार में जीवन प्रयत्न चलने वाले अनुभवों के आधार पर जो कुछ भी सीखते हैं वही लर्निंग कहलाती है। वुडवर्थ किसी भी ऐसी क्रिया को जो कि व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होती है और उसके वर्तमान व्यवहार और अनुभवों को जो कुछ भी वह हो सकते थे उनसे भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। An activity can be called learning so far as it develops the individual in any respect, good or bad, and makes his later behavior and experiences different from what they would otherwise have been. इन्होंने भी एक्सपीरियंसेस को महत्ता दी है। यानी कि वो कोई भी एक्सपीरियंस हो, चाहे वो अच्छा एक्सपीरियंस हो चाहे वो बुरा एक्सपीरियंस हो, उसके द्वारा हम अपने व्यवहार में जो भी परिवर्तन लाते हैं वो लर्निंग कहलाती है।
किंग्सले एंड गैरी के अनुसार अभ्यास अथवा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार अपने विस्तृत अर्थ में करने अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच बिहेवियर इन द ब्रॉडर सेंस इज ओरिजिनेटेड और चेंज्ड थ्रू प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। इन्होंने व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास अथवा प्रशिक्षण के फलस्वरूप होने को बताया है। जैसे कि आप बीएड कर रहे हैं, इसमें आप पे जो मेन फोकस किया जाता है वो आपकी टीचिंग प्रैक्टिस या टीचिंग ट्रेनिंग पे दिया जाता है। तो टीचिंग प्रैक्टिस के द्वारा हम आपके व्यवहार में जो परिवर्तन लाते हैं, जिससे आपका व्यवहार एक अध्यापक की तरह हो जाता है, यानी कि आपके व्यवहार में पढ़ाना आ जाता है, तो वो आपकी लर्निंग कहलाती है। नेक्स्ट क्रो एंड ग्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है। इसमें कार्यों को करने के नवीन तरीके सम्मिलित हैं और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपना समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है। यह व्यक्ति को अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है। लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स. It involves new ways of doing things and it operates in an individual's attempts to overcome obstacles or to adjust to new situations. It represents progressive change in behavior. It enables him to satisfy interest or to gain goals. क्रो एंड क्रो ने सीखना, हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड के एक्विजिशन को माना है। यानी कि हम जब भी कोई कार्य करते हैं, अगर उसमें कोई नवीन तरीके की खोज करते हैं, तो जैसे हमारे सामने या फिर हमारे सामने कोई भी नई परिस्थिति आती है, कोई भी नई सिचुएशन आ रही है और हम विभिन्न बाधाओं को दूर करके उस नई सिचुएशन के साथ एडजस्ट करते हैं, तो वो भी हमारी लर्निंग कहलाती है। या फिर हम कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं या फिर अपनी कोई इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम जो कुछ सीखते हैं वो लर्निंग कहलाती है। नेक्स्ट है हिलगार्ड के अनुसार सीखना यह अधिगम और प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है अतः परिस्थिति से सामना होने पर प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित की जाती है, बशर्ते कि क्रिया में होने वाले परिवर्तन की विशेषताओं को मूल प्रवृत्तियों, परिपक्वता या प्राणी की अस्थायी अवस्थाओं जैसे थकान अथवा औषधि के प्रभाव इत्यादि के आधार पर नहीं समझाया जा सके। लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच एन एक्टिविटी ओरिजिनेट्स or is changed through reacting to an encountered situation, provided that the characteristics of the change in activity cannot be explained on the basis of native responses, tendencies, maturation, or temporary state of the organism. For example, fatigue or dregs. इन्होंने कोई भी नई क्रिया को आरंभ होने को लर्निंग माना है या फिर कोई भी नई परिस्थिति के सामना होने पर उसके द्वारा हमारे द्वारा जो उस पर प्रतिक्रिया की जाती है या प्रतिक्रिया की जाती है वो हमारी सीखना कहलाता है। ये सब परिभाषाएं किसी न किसी रूप में संकेत देती हैं कि सीखना ऐसी प्रक्रिया या परिणाम है जिसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाए जाते हैं। यहाँ यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि व्यवहार में परिवर्तन यद्यपि अन्य कारकों तथा कारणों के प्रभाव स्वरूप भी घटित होते हैं। लर्निंग व्यवहार में परिवर्तन द्वारा ही होती है, जिसे हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। मैचुरेशन, दूसरा है फैक्टर्स एसोसिएटेड विद टेम्पररी चेंजेस इन बिहेवियर, थर्ड रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस थ्रू एक्सपीरियंसेस।
सीखना और परिपक्वन दोनों प्रक्रियाएं इस प्रकार से जुड़ी हैं कि कभी कभी निश्चित रूप से यह कहना कठिन हो जाता है कि व्यवहार संबंधी किन परिवर्तनों के पीछे सीखने की प्रक्रिया का हाथ है तथा किन के पीछे परिपक्वता था। बिगी एंड हंट के अनुसार मैच्योरेशन इज डेवलपमेंट प्रोसेस within which a person from time to time manifests different traits, the blueprints of which have been carried in his cells from the time of his conception। यानी परिपक्वन एक विकासात्मक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति समय के साथ साथ उन सभी विशेषताओं और गुणों को ग्रहण करता है जिसकी नींव उसके गर्भ में आने के समय ही उसकी कोशिकाओं में रखी जा चुकी है। दूसरे जो फैक्टर्स हैं जैसे कि थकावट, बीमारी, भय, क्रोध, चिंता, नशीले पदार्थ तथा औषधियों का सेवन से भी व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आ जाते हैं। क्योंकि जब हम थके होते हैं या फिर हम किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं तब भी हम पूरी तरीके से अपने काम नहीं कर पाते हैं जिसके कारण हमारी लर्निंग में भी प्रभाव पड़ता है। तीसरा, रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस थ्रू एक्सपीरियंसेस। जैसे कि मैच्योरिटी के द्वारा जो भी परिवर्तन आते हैं वो लगभग एब्सोल्युटली परमानेंट होते हैं, लेकिन जब हम कभी थकान में या फिर नशे में या फिर बीमारियों में हम अपनी आदतों में, बिहेवियर में, व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं तो वो केवल टेम्परेरी रहते हैं। क्योंकि बीमार व्यक्ति या नशे में व्यक्ति अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाता है उसे हम परमानेंट नहीं कर सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम की सीखने की प्रक्रिया। अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें कंटिन्यूटी भी होती है और ये अलग अलग स्टेप्स के द्वारा संपन्न होती है। In short, the learning process involves a motive or drive, an attractive goal, and a block to the attainment of the goal. All these are essential. इसे हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में एक अभिप्रेरक, मोटिव या चालक, ड्राइव, कोई आकर्षक लक्ष्य, गोल और इस लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित कोई बाधा या घटना उपस्थित रहती है। ये सब बहुत आवश्यक हैं। इसे हम इस एग्जाम्पल के द्वारा जान सकते हैं कि कोई छात्र यदि शिक्षक बनना चाहता है और उसका लक्ष्य शिक्षक बनना है तो उसके लिए मोटिव होना बहुत ज़रूरी है। मोटिव उसके अलग अलग हो सकते हैं, या फिर वो समाज की सेवा करना चाहता है, या फिर उसका इंटरेस्ट है टीचिंग में, या फिर वो अपने ज्ञान को दूसरों को देना चाहता है। तो इस मोटिव के लिए वो एक गोल डिसाइड करता है कि शिक्षक बनना है। उसके लिए वो बहुत प्रयास करता है। सर्वप्रथम वो अपना ग्रेजुएशन पूरा करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे सीटेट, यूटेट। लेकिन उसके बीच में उसके लिए बहुत बैरियर भी आते हैं, जैसे कि शिक्षक बनने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल ना हो पाना। लेकिन उसका एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट उसे शिक्षक बना देता है। इसे हम इस चित्र के द्वारा जान सकते हैं। नेक्स्ट है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, पर सीखने की प्रकृति एवं विशेषताएं।
सीखना हमें हेरिडिटी से नहीं मिलता है, ये जन्मजात नहीं होता है। इसके लिए हमें नॉलेज एक्वायर्ड करनी पड़ती है। जितने भी स्किल्स हम सीखते हैं वो सभी हमारे लर्निंग के पार्ट होते हैं। जैसे कि हम भाषा जो बोल रहे हैं वो भी एक लैंग्वेज स्किल है। बिना लैंग्वेज स्किल एक्वायर्ड किए हुए हम बोलना नहीं सीख सकते हैं। इसलिए लर्निंग कभी भी जन्मजात नहीं होती है। पहला, लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना और सीखने की प्रक्रिया तथा उसके परिणाम का सीधा संबंध व्यवहार में परिवर्तन होता है। जब तक आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा तब तक यह नहीं माना जा सकता कि आपकी लर्निंग या अधिगम हुआ है। इसलिए व्यवहार परिवर्तन सही दशा में अपेक्षित है। दूसरा, अर्जित व्यवहार की प्रकृति अपेक्षाकृत स्थायी होती है। चेंज इन बिहेवियर कॉज्ड बाय लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट। हम पहले भी देख चुके हैं कि व्यवहार में कुछ परिवर्तन तो स्थायी होते हैं तथा कुछ अस्थायी। लेकिन जब हम कोई स्किल एक्वायर करते हैं तो लगभग रिलेटिवली परमानेंट होती है। लेकिन अगर आप उस व्यवहार को या फिर उस स्किल को अनुपयोग में लाते हैं, अनयूज्ड हो जाती है वो स्किल, तब आपका व्यवहार परमानेंट नहीं रहता है। जैसे कि आज आपने लर्निंग की थियरीज पढ़ी, लेकिन एक वीक के बाद आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप उन थियरीज को भूल जाएंगे। इसलिए अनुपयोग होने की स्थिति में आपकी लर्निंग परमानेंट नहीं रहती है। नेक्स्ट, लर्निंग इज अ कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सीखना जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना हेरिडिटी से उत्पन्न नहीं होती है। ये बालक के जन्म से लेके मृत्यु तक चलती रहती है। हालांकि वातावरण में यानी कि आपके अगर इन्वायरमेंट में अलग अलग आपको एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं सोशल इन्वायरमेंट से, तो आपकी लर्निंग में जल्दी ग्रोथ आ जाती है और उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ये एक्सपीरियंसेस आप औपचारिक और अनौपचारिक यानी कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, किसी भी माध्यम से ले सकते हैं। नेक्स्ट, लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना किसी व्यक्ति विशेष, जाति, प्रजाति तथा देश विदेश पर आधारित नहीं होती है। हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं तथा अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ एक्सपीरियंसेस लेते रहते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अच्छे परिवार में पैदा हुआ है या फिर उसकी हेरिडिटी अच्छी है तो वो ही पढ़ सकता है। लर्निंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। जो भी व्यक्ति अपने अंदर स्किल डेवलप कर सकता है वो नई चीज़ों को सीख सकता है। जैसे कि एक रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति का बेटा भी IAS बन सकता है। नेक्स्ट, सीखना उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। लर्निंग इज पर्पसिव एंड गोल डायरेक्टेड। क्योंकि लर्निंग के लिए गोल के होने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपके पास
कोई भी गोल नहीं है तब आप नहीं सीख सकते हैं। बिना लक्ष्य के आपके अंदर लर्निंग नहीं आ सकती है। तो सीखने के लिए कोई लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। सीखने का संबंध अनुभवों की नवीन व्यवस्था से होता है। लर्निंग इन्वॉल्व्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। जो भी अनुभव आप लेते रहते हैं, अगर उन पे आप नवीन समायोजन नहीं कर रहे हैं, अगर उनका रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, रीएडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपकी लर्निंग नहीं होगी। इसलिए अपने अनुभवों का नई नई तरीके से समायोजन और पुनर्गठन करते रहें, तभी आपकी लर्निंग होती रहेगी। नेक्स्ट, लर्निंग इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट। सीखना वातावरण और क्रियाशीलता की उपज है, क्योंकि वातावरण में स्टिमुली की उपस्थिति होती है, यानी कि एक उद्दीपक होते हैं। अगर उस स्टिमुलस के लिए आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो आपकी लर्निंग नहीं होगी। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी यहाँ पर प्रभावी होती है। यानी कि अगर आपके सामने किताब पढ़ी रखी है और आप उसे पढ़ नहीं रहे हैं तो आप कोई लर्निंग नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखना चाहता है और उसके सामने साइकिल रखी है, एक स्टिमुलस है, और वो उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है उसको चला के, तो फिर वो साइकिल चलाना कभी नहीं सीख पाएगा। इसलिए किसी भी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी लर्निंग सही तरीके से हो सकती है। नेक्स्ट, लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। सीखना एक स्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण होता है। जो कुछ भी हम किसी परिस्थिति में सीखते हैं वो हमारे लिए आगे के कार्य में बाधक भी बन सकता है और सहायक भी बन सकता है। इसलिए लर्निंग ट्रांसफरेबल होती है। इसे पॉजिटिव ट्रांसफ़र या नेगेटिव ट्रांसफ़र कहते हैं। नेक्स्ट, सीखने के द्वारा शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। लर्निंग हेल्प्स इन द अटेनमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। सीखने के द्वारा विद्यार्थी निर्धारित शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। इसके लिए बालकों में अपेक्षित ज्ञान की समझ, कुशलताएं, रुचि तथा दृष्टिकोण का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट, लर्निंग हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सीखने के द्वारा विद्यार्थी को उचित वृद्धि एवं विकास में सहायता पहुंचती है। वृद्धि एवं विकास के बहुत सारे डोमेन्स हैं, जैसे कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मॉरल, एस्थेटिक, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लर्निंग की प्रक्रिया इन सभी डेवलपमेंट में सहायक होती है। लर्निंग हेल्प्स इन द बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया हमारे विकास के सभी आयामों को पूरी तरह परिपूर्ण करती है। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि जब आप विद्यालय में या कॉलेज में कोई लर्निंग कर रहे हैं तो इसमें आपका मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास भी होता है। लर्निंग हेल्प्स इन प्रॉपर एडजस्टमेंट। सीखना समायोजन में सहायक है। सीखने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप किसी भी विद्यार्थी को, यानी कि लर्नर को, सीखने वाले को खुद से तथा अपने इन्वायरमेंट से एडजस्टमेंट करने में प्रॉपर हेल्प मिलती है। लर्निंग हेल्प्स इन द रियलाइजेशन ऑफ गोल्स ऑफ लाइफ। सीखने के द्वारा जीवन लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता मिलती है।
प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीता है। उसके लिए अपने आदर्श तथा जीवन लक्ष्य होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए वो संघर्ष करते रहता है। सीखने की प्रक्रिया द्वारा उसे अपने गोल्स और जीवन लक्ष्यों की प्राप्ति करने में सहायता मिलती है। लर्निंग डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई इम्प्रूवमेंट। अधिगम एवं विकास एक दूसरे के पर्याय नहीं है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि लर्निंग के द्वारा किसी भी बालक का विकास होता है, पर ऐसा नहीं कह सकते हैं। विद्यालय तथा सामाजिक वातावरण में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो उसके विकास में सहायता नहीं करती हैं। जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं कि कामचोरी, आलस्य, बड़ों का अनादर करना, लेखन संबंधी अशुद्धियाँ, खराब हस्तलेखन तथा काम को त्रुटिपूर्ण तरीके से करने की आदत। इसलिए हम कह सकते हैं कि लर्निंग कभी कभी आपको गलत आदतें भी सिखा देती है। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसका अच्छी तरीक़ा से उचित विकास लर्निंग के द्वारा ही हो। नेक्स्ट, अधिगम के द्वारा व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाए जा सकते हैं। लर्निंग हेल्प्स इन ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंजेस इन बिहेवियर। अगर अधिगम की प्रक्रिया की दशा और दिशा पर उचित नियंत्रण स्थापित किया जा सके तो इसके माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहार में एक निश्चित परिवर्तन लाने में बहुत सहायता मिल सकती है। नेक्स्ट, लर्निंग इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस possessing a quite wide scope। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। अधिगम की दुनिया को बौद्धिक एवं कामक क्षमताओं के विकास करने के लिए आवश्यक गतिविधियों और क्रियाकलापों तक ही सीमित करने की भूल की जाती है। विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन द्वारा प्राप्त ज्ञान एवं कौशलों के अर्जन को ही बालकों को प्रदान किए जाने वाले अधिगम की शुरुआत और अंत समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अधिगम की प्रक्रिया और उसके परिणाम बिल्कुल भी सीमित नहीं है। शारीरिक, गामक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी प्रकार के आयामों की दिशा तय करना एक अच्छे अधिगम कार्यक्रम का उद्देश्य रहता है। इस तरह अधिगम को सदैव ही विविध प्रकार की अधिगम क्रियाओं से युक्त एक ऐसी व्यापक प्रक्रिया के रूप में समझा जाना चाहिए जिसका क्षेत्र सीमाहीन और उद्देश्य बहुत ही व्यापक एवं विस्तृत होता है। नेक्स्ट है डोमेन्स ऑफ लर्निंग, अधिगम के अनुक्षेत्र। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। व्यवहार में परिवर्तन उसके व्यक्तित्व के सभी एस्पेक्ट्स और डोमेन्स में लाए जा सकते हैं। वुडवर्थ के अनुसार जीवन की किसी भी अभिव्यक्ति को क्रिया कहा जा सकता है और व्यवहार ऐसी सभी क्रियाओं का ही संयुक्त नाम है। Any manifestation of life is activity and behavior is a collective name of these activities। इसलिए व्यवहार शब्द का प्रयोग हमारी उन सभी क्रियाओं गतिविधियों के लिए किया जाता है जो हम जिंदगी के अलग अलग परिस्थितियों में किसी न किसी रूप में करते रहते हैं। हमारी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा पल नहीं है जब हम किसी क्रिया में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। कोई ना कोई एक्टिविटी हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जब कोई हमसे ये पूछे कि क्या कर रहे हो और हम बोलें कि कुछ भी नहीं, तो ये गलत होता है। हम खाली बैठे हैं निष्क्रिय रूप में, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग कुछ ना कुछ कर रहा होता है। जीवन का कोई भी ऐसा एक भी मोमेंट नहीं है जब
हम कर्मेंद्रियों से कोई भी काम या दिमाग से कोई भी कसरत या हृदय से कोई भी अनुभव नहीं कर रहे होते हैं। हमारे व्यवहार संबंधी क्रियाओं का दायरा कर्मेंद्रियों द्वारा संपादित क्रियाकलापों तक ही सीमित नहीं है। इसमें मस्तिष्क का सोचना समझना, बौद्धिक क्रियाओं को संपन्न करना, हृदय के माध्यम से भावों तथा भावनाओं की अनुभूति करना भी समावेशित होता है। करने, सोचने और अनुभूति करने संबंधी हमारे व्यवहार के इन तीनों पक्षों को हम व्यवहार के अनुक्षेत्र या डोमेन्स कहते हैं। इसे हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग। इस अनुक्षेत्र में हमारी लर्निंग का जो मेन फोकस होता है वो हमारे कॉग्निटिव बिहेवियर में चेंजेस लाना होता है, यानी कि हमारे संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। इसमें हमारी जो सेंस होते हैं और हमारे माइंड की प्रमुख भूमिका होती है, यानी मस्तिष्क मुख्य रूप से इसमें भाग लेता है। इससे बालक का मानसिक और बौद्धिक विकास होता है, जिससे बालक को शैक्षणिक विकास में सहायता मिलती है। विभिन्न प्रकार की मानसिक और बौद्धिक क्रियाएं जैसे सोचना, विचारना, कल्पना करना, तर्क करना, अनुमान लगाना, विश्लेषण एवं संश्लेषण करना, वर्णन और व्याख्या करना, स्मरण करना, सामान्यीकरण करना, संक्षिप्तीकरण एवं सरलीकरण करना, नियमीकरण करना, दृष्टांत देना, विस्तारीकरण करना, अर्थापन करना तथा निष्कर्ष निकालना, ये सभी अधिगम के कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग, अधिगम का क्रियात्मक अनुक्षेत्र। इस अनुक्षेत्र में अधिगमकर्ता के कॉग्निटिव या क्रियात्मक या साइकोफिजिकल मनोशारीरिक व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। इसमें कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों दोनों की भूमिका होती है तथा इसका उद्देश्य बालक की मोटर एक्टिविटीज़, कॉग्निटिव एक्टिविटीज या उसका फिजिकल डेवलपमेंट करना होता है। इसके द्वारा हम वो स्किल्स उसमें बालक में डेवलप कर सकते हैं जिसके द्वारा वो अपने मानसिक रूप से किए गए विचारों को क्रियात्मक रूप में सही तरीके से कर सकें। इसके लिए अलग अलग क्रियाएं जैसे चलना, दौड़ना, चढ़ना, उतरना, पकड़ना, भार उठाना, छूना, कूदना, नाचना, खाना पीना, खाना बनाना, बुनाई करना आदि हैं। ये सभी हमारी यांत्रिक क्रियाएं होती हैं। इसके द्वारा विद्यार्थी में या बालक में लिखने पढ़ने के संपादन करने के लिए तथा विभिन्न प्रकार की क्रियात्मक या मनोशारीरिक क्षमताओं और कुशलताओं के विकास के लिए परिवर्तन लाए जाते हैं। इसलिए बालक के समुचित विकास और कल्याण के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट, अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग, अधिगम का भावात्मक अनुक्षेत्र। इस अनुक्षेत्र में अधिगम का उद्देश्य अधिगम करता है, यानी कि लर्नर के अफेक्टिव डोमेन में परिवर्तन लाना होता है। उसके हृदय में जो भी भाव तथा भावनाओं की अनुभूति होती है उसका सही विकास और परिमार्जन ही बालक को मनुष्य की तरह भावनात्मक अनुभूति करने के लिए योग्य बनाता है। क्योंकि एक बालक में अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन लर्निंग के थ्रू वो अपने इमोशनल एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल कर सकता है। इसलिए बालक व्यवहार के भावात्मक अनुक्षेत्र में
होने वाले परिवर्तन इस उद्देश्य पूर्ति के सशक्त साधन माने जाते हैं। इसके लिए अलग अलग क्रियाएं जैसे कि दुखी होना, क्रोधित होना, हर्षित होना, डरना, सहमना, उदासीन दृष्टिकोण, अपनी पसंद तथा नापसंद बताना, रुचि अरुचि बताना, त्याग और बलिदान बताना, प्रेम, घृणा, तिरस्कार आदि भावों की अनुभूति करना ले सकते हैं। इस प्रकार की क्रियाओं के सफल एवं वांछित संपादन में सहायता करना ही भावात्मक अनुच्छेद से संबंधित अधिगम का प्रमुख उद्देश्य होता है, जिसके द्वारा बालक आगे चलकर सामाजिकता तथा संवेगात्मक परिपक्वता विकसित कर सामाजिक प्रगति में बहुत ही आवश्यक भूमिका निभाता है। धन्यवाद।